आज के आपके करंट अफेयर्स 12 मई 2022 के सबसे पहला करंट अफेयर है नेशनल टेक्नोलॉजी डे। देखो 11 मई कल का जो दिन था, कल के दिन को हर साल इंडिया में नेशनल टेक्नोलॉजी डे के तौर पे सेलिब्रेट किया जाता है। इसके चलते हुए कल आपके मतलब अवार्ड सेरेमनीज भी होती हैं, तो उसका करंट अफेयर था नेशनल टेक्नोलॉजी एक्सीलेंस अवार्ड फॉर वुमेन एंटरप्रेन्योर। तो उसका अवार्ड आपके लिली वर्मा को मिला है, जो लाइफ केयर इनोवेशन कंपनी के फाउंडर भी हैं और डायरेक्टर भी हैं। ठीक है, उन्होंने फंगल इन्फेक्शंस के खिलाफ काफी इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन की, इसी कारण उन्हें ये अवार्ड दिया गया। ठीक है, अब इसके बाद अगली चीज क्या है, नेशनल टेक्नोलॉजी डे एक्चुअली मनाया क्यों जाता है। देखो इंडिया के अंदर हर साल इनोवेशंस को इनकरेज करने के लिए, सेलिब्रेट करने के लिए एक डे मार्क किया गया। हिस्टोरिकली ये डे कब से किस चीज को याद करने के लिए 11th में क्या चीज इंपॉर्टेंस रखती है। 11th मई को इंडिया एक न्यूक्लियर पावर बन गया था आपके 1998 में। इंडिया ने पोखरान रेंज जो राजस्थान में पड़ती है, वहां पे 4 न्यूक्लियर टेस्ट किए और उसके बाद आपके उस टाइम पे जो प्राइम मिनिस्टर थे अटल बिहारी वाजपेयी, उन्होंने डिक्लेयर किया इंडिया को एज अ न्यूक्लियर पावर। उस डिक्लेरेशन के साथ इंडिया दुनिया में 6th देश बन गया था जिसके पास न्यूक्लियर वेपन्स थे। इससे पहले 5 देश, जिन्हें P5 भी बोला जाता है, जिनकी यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी काउंसिल में पक्की सीट है, वो 5 के पास थे। ठीक है, तो कौन कौन थे? यूएसए, रशिया, चाइना, यूके और फ्रांस। 5 ये देश और छठा देश बना इंडिया। तो 6 देश ये टोटल हो गए। इसके बाद हमसे कुछ ही टाइम बाद पाकिस्तान ने भी न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया, वो 7वां देश बना। फिर इजराइल ने भी न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया, वो 8वां देश बना। और आज टोटल 9 देश एग्जिस्ट करते हैं। 9वां आपका नॉर्थ कोरिया। ठीक है, वो इजराइल से पहले कर गए थे टेस्ट। तो टोटल आज के टाइम पे 9 दुनिया में देश ऐसे हैं जिन्होंने न्यूक्लियर वेपन्स होल्ड करते हैं। ठीक है, इसी कारण ये जो बाकी 4 देश है ना, इन 5 को छोड़ के जो बाकी 4 न्यूक्लियर पावर्स बनी, एक जनरल फैक्ट बताता हूँ। कुछ दुनिया में न्यूक्लियर वेपन्स को कंट्रोल करने के लिए ना कुछ ग्रुप्स बने हैं और आपके कुछ ट्रीटी साइन हुई है, जैसे नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, एनपीटी जिसे शॉर्ट में कहते हैं। नॉन प्रोलिफरेशन का मतलब होता है यूरेनियम को रिचार्ज करना ताकि उससे बॉम्ब बनाया जा सके। ऐसा नहीं होता कि यूरेनियम के नेचर में पाया जाएगा और तुम यूरेनियम का एज अ बॉम्ब कहीं पे गिराओगे तो यूरेनियम फट जाएगा। यूरेनियम को पहले एनर्जाइज करना पड़ता है, फिर वो बॉम्ब का रूप लेता है। तो कंट्रीज न्यूक्लियर यूरेनियम यूज करती हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में, पर वो प्रोलिफरेटेड नहीं होता, वो बहुत ही कम पावर वैल्यू का होता है। जब तुम प्रोलिफरेट करने लगते हो ना, तब दुनिया को तुम पे शक होता है कि तुम अब बॉम्ब बनाने लगे हो, क्योंकि प्रोलिफरेट वही करेगा जो बॉम्ब बना रहा। तो बहुत सारी दुनिया के देशों ने ये ट्रीटी पे साइन किया, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, कि हम एनर्जी ही बनाना चाहते हैं, बॉम्ब नहीं बनाना चाहते। इस ट्रीटी को ओवरऑल सक्सेस माना जाता है, क्योंकि इतने साल हो गए दुनिया में न्यूक्लियर वेपन्स के आए हुए, वर्ल्ड वॉर 2 से आए हुए हैं, और सिर्फ 9 कंट्रीज के पास ही न्यूक्लियर वेपन्स हैं। ये भी अपने आप में कामयाबी है, ऐसा नहीं है कि हर देश ही बनाने बैठ गया है, तो कहीं ना कहीं रुकावट लगी, ये भी कामयाबी है। ठीक है, पर क्योंकि एनपीटी सिर्फ इन 5 देशों को अलाउ करती है वेपन्स होल्ड करना और किसी को अलाउ नहीं करती, इस कारण ये बाकी 4 के अगेंस्ट है। इस कारण इन चारों ने इसे साइन नहीं किया हुआ कि या तो तुम 5 भी छोड़ दो या हमें भी रिकॉग्नाइज कर लो, क्योंकि अब बॉम्ब तो हमारे पास आ ही गया। ठीक है, तो इक्वल हो जाओ। ये कहना मतलब अमेरिका जैसी कंट्रीज जैसे कहते हैं कि हम रिस्पॉन्सिबल कंट्री है, बाकी सारी दुनिया इररिस्पॉन्सिबल है, तो बाकी क्यों कोई मानेगा कि मैं रिस्पॉन्सिबल हूं? अमेरिका के अंदर से भी तो अमेरिका कौन सा रिस्पॉन्सिबल है? आधी दुनिया में तो जंग वही छेड़ के बैठते हैं। ठीक है, तो रिस्पॉन्सिबल तो वो भी नहीं है।
ठीक है, तो ये डे इसी चीज को हाईलाइट करता है। अब इस पोखरान न्यूक्लियर रेंज के कुछ फैक्ट्स 11th में 1998 को कंडक्ट किया गया था। आपके मिसाइल मैन ऑफ इंडिया डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, उनकी गाइडेंस के अंडर ये सारा प्रोजेक्ट हुआ था। इस प्रोजेक्ट का कोड नेम ऑपरेशन शक्ति था, ठीक है, और इसके बाद इंडिया को न्यूक्लियर स्टेट डिक्लेयर कर दिया गया। क्लियर है? हमारे ऊपर भी तब सैंक्शंस लगे थे 1998 में, अमेरिका ने हमारे ऊपर भी सैंक्शंस लगाए थे। जैसे हमने टेस्ट कंडक्ट किया, अमेरिका ने हमारे ऊपर भी सैंक्शन लगा दिए, पर क्योंकि बाकी सारी दुनिया ने नहीं लगाए थे, इंक्लूडिंग यूरोप की बहुत सारी कंट्रीज हमारे साथ तब भी ट्रेड करती रही, जैसे फ्रांस, यूके, ये ट्रेड करते रहे, तो इस कारण फिर अमेरिका को भी हटाना पड़ा। ठीक है, प्लेसेस एसोसिएटेड विद बुद्धा, बुद्धिज्म के साथ कुछ प्लेसेस जो एसोसिएटेड हैं उनकी बात करते हैं। ठीक है, आपके क्योंकि पेपर के अंदर, मतलब न्यूज़पेपर के अंदर अभी एक विजिट बारे आया हुआ था, आपका ना फेस्टिवल आ रहा है 16th को, हम ये करंट अफेयर पढ़ेंगे। ठीक है, 16th का ये करंट अफेयर है। 16th को मनाई जाती है आपकी बुद्ध पूर्णिमा। ठीक है, बुद्धा's बर्थ एक तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है 16th मई को, इस साल है 16th मई को। तो बुद्ध पूर्णिमा के टाइम आपके जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो नेपाल में ट्रैवल कर रहे हैं, और नेपाल में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह जो बुद्धा से जुड़ी हुई है उसे विजिट करेंगे, वो है लुम्बिनी। लुम्बिनी शहर, लुम्बिनी जगह क्यों इंपॉर्टेंट है? देखो, लुम्बिनी वो जगह है जहां पे गौतम बुद्धा का बर्थ हुआ था, वहां पे उनका किंगडम था, वो एक राज परिवार से बिलोंग करते थे, और लुम्बिनी वो जगह है जहां पे उनका बर्थ हुआ था। तो इस कारण लुम्बिनी इसलिए फेमस है क्योंकि ये उनकी बर्थ प्लेस है। कुछ और भी बर्थ, मतलब और भी जगहें जो मशहूर हैं, जैसे बोध गया। बोध गया वो जगह है जहां पे जब बुद्धा ने अपना घर छोड़ दिया था, सब कुछ छोड़ दिया था, वो जाके, ये बिहार में पड़ती है, वहां जाके बोधि ट्री के नीचे बैठे, उन्होंने मेडिटेशन की और उन्हें एनलाइटनमेंट, सारी नॉलेज यहां बैठ के प्राप्त हुई है। उसके बाद जैसे कि सारनाथ, सारनाथ किस चीज के लिए फेमस है? फर्स्ट सरमन, यहां पे बैठ के उन्होंने अपना सबसे पहला लेक्चर दिया था। फर्स्ट सरमन का मतलब दुनिया को जो उन्हें एनलाइटनमेंट आई थी उसके बारे जहां पे बताना शुरू किया, वो सारनाथ था। ठीक है, धर्म चक्र परिवर्तन यहां से शुरू होता है आपके बुद्धा का। ठीक है, क्योंकि यहां से उन्होंने अपनी नॉलेज स्प्रेड करनी शुरू की। इसके बाद कुशीनगर, या खुशीनगर किसी भी तरीके से आ सकता है, कुशीनगर क्यों फेमस है? यहाँ पे बुद्धा की डेथ हुई थी, यहाँ पे बुद्धा फाइनली परिनिर्वाण कर गए थे, महापरिनिर्वाण इसे कहते हैं। देखो, जब बुद्धा की डेथ हुई, उसे डेथ वर्ड, मतलब डेथ भी कह सकते हो, पर जो बुद्धिज्म में वर्ड यूज होता है उसे कहते हैं कि बुद्धा महापरिनिर्वाण कर गए। निर्वाण शांति, और महापरिनिर्वाण का मतलब होता है कि डेथ हो गई, बस फाइनल। एक जो बर्थ और रीबर्थ का जो साइकिल चल रहा था, देखो बुद्धिज्म में ये विश्वास है कि हम इस साइकिल में फंसे हुए हैं, और भी इंडियन रिलीजन्स में ये विश्वास है कि हम एक बर्थ और रीबर्थ के साइकिल में जीते हैं। कई बार तुमने सुना होगा कि पुराने जन्म में जो कुछ किया वही इस जन्म में मिलेगा, और सो ऑन, वही बनोगे, कीड़े बनोगे, सांप बनोगे, इंसान बनोगे। ठीक है, तो ये पूरा एक साइकिल है। इस साइकिल को अगर ब्रेक करना है, उसका एक ही रास्ता है कि एनलाइटनमेंट प्राप्त करो। एनलाइटनमेंट के बाद जब फाइनली डेथ आएगी, वो डेथ आपको इस साइकिल से फ्री कर देगी, आपकी सोल इससे आजाद हो पाएगी। नहीं तो कहते हैं कि सिर्फ इंसान बॉडी छोड़ता है, सोल इसी साइकिल में घूमती रहती है। ठीक है, तो ये चीज। इसके बाद आता है श्रावस्ती जैसी जगह। श्रावस्ती और ये सब कुछ ऐसी जगहें हैं जहां पे बुद्धा काफी टाइम अपना स्पेंड करके गए हैं। ठीक है, वो यहाँ पे वो यहाँ पे रहे हैं, उन्होंने यहाँ पे अपनी टीचिंग्स दी हैं। ठीक है, तो यहाँ पे उनकी लाइफ काफी ज्यादा बीतती है श्रावस्ती में।
तो उसकी, ठीक है। ऐसे ही संख्या संख्या, ठीक है। यहां पे इस जगह का क्या इंपॉर्टेंस है, ये थोड़ी वहम से बनी हुई चीज है कि बुद्धा यहाँ पे आपकी डेथ के बाद ना यहाँ पे हेवन से एक बार यहाँ पे आए थे। तो यहाँ पे जो बुद्धिस्ट फॉलोअर्स हैं वो ये मानते हैं कि बुद्धा एक बार वापस आए थे यहाँ पे, विजिट करके वो फिर वापस चले गए, ठीक है। तो यहाँ पे लोगों का ये विश्वास है। राजगीर ऐसी जगह थी जहां पे बुद्धा ने अपनी लाइफ के टाइम ही भिक्षु की जिंदगी जी है। एसेटिक का मतलब होता है भिक्षु, जहां पे भीख मांग मांग के जो भी आपको भीख में मिलेगा वो खाना है, वो कंज्यूम करना है और उसी से अपना पूरा लाइफ साइकिल चलाना है। यहीं पे आपके जो बिंबिसार जो राजा था, ठीक है, जो बिंबिसार राजा था मगध का, उसने अपना थ्रोन तक ऑफर कर दिया था बुद्धा को कि मैं राजा नहीं, आप राजा बन जाओ, ठीक है, मैं अपना थ्रोन देता हूं, आप राजा बन जाओ। पर बुद्धा ने डिक्लाइन कर दिया था। बुद्धा ने कहा ये सब चीजें मेरे लिए अब नहीं है, बनना हो तो मैं अपने किंगडम में बन जाता। खैर मगध ज्यादा बड़ा किंगडम था, पर तब भी उन्होंने डिक्लाइन किया क्योंकि ये उनकी प्रिंसिपल्स फिलॉसफीज नहीं थी। थर्ड करंट अफेयर है नेशनल डेटा एंड एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म। ये क्या है? देखो, आपके नीति आयोग इस प्लेटफॉर्म को डिजाइन कर रहे थे काफी टाइम से, ठीक है। 2020 से सोचा जा रहा था और ये इसी साल लॉन्च किया गया है। ये बेसिकली एक यूजर फ्रेंडली मैनर में डेटा प्रोवाइड करने की कोशिश है। गवर्नमेंट का सारा डेटा पब्लिकली अवेलेबल हो, एक सॉर्टेड मैनर में अवेलेबल हो। देखो ये डेटा किसके काम आएगा? एक तो गवर्नमेंट के खुद काम आएगा। ब्यूरोक्रेट्स के पास अगर डेटा होगा कि सरकार का पैसा कहां जाता है, कैसे खर्च होता है, वो ज्यादा बेटर डिसीजन ले सकते हैं। इवन जो पॉलिसीज बनाते हैं, जो सरकार चला रहे हैं, वो ज्यादा बेटर पॉलिसीज बना सकते हैं अगर उन्हें पता है कहां कहां आपके खर्चा करती है सरकार, ठीक है। वहीं पे अगर आप इसे पब्लिक बनाने का फिर क्यों है कि अगर गवर्नमेंट रिसोर्सेज सारी की सारी अवेलेबल हैं, इवन जो आपके बाहर डेटा सेंटर्स हैं, और डेटा सेंटर नहीं मतलब थिंक टैंक्स जो हैं, जो गवर्नमेंट को एडवाइस करते हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसीज को चेक में रखते हैं, ठीक है। एज सिटीजन अगर तुम देखना चाहते हो कि सरकार पैसे कहाँ लगाती है, कैसे लगाती है, कितना पैसा गरीबों तक पहुंच रहा है, कितना पैसा कहाँ जा रहा है, एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में वैसे दिख जाना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से आपके इस प्लेटफॉर्म को इसलिए तैयार किया जा रहा है, ठीक है। क्लियर है? तो ये हेल्प करे पॉलिसी मेकर्स, स्कॉलर्स, रिसर्चर्स, इन सबको कि आपके डेटा कोई भी गवर्नमेंट के ऊपर, जैसे लेट्स सपोज कोई पॉलिटिकल साइंस में पीएचडी कर रहा है, अब उसे पॉलिटिकल चीजों के बारे में पता होना चाहिए, पॉलिसी मेकिंग के बारे में पता होना चाहिए। अब उसे पॉलिसी मेकिंग अगर अच्छे से करनी है तो उसे गवर्नमेंट का डेटा अवेलेबल होना चाहिए कि सरकार कैसे काम कर रही है। तो यहां से अपनी पूरी पीएचडी की रिसर्च बेस कर सकता है कि देखो सरकार ने ऐसे पैसे खर्च किए तो इतनी गरीबी कम हुई, इतने गरीबों को जॉब्स मिल गई, ये सब कुछ। तो वो ऐसे सजेशंस तभी तैयार कर पाएंगे। और कई बार आम लोगों के सजेशन से बहुत बेहतरीन चीजें दुनिया में निकल के आती होती हैं। इस कारण गवर्नमेंट के लिए ये मैप्स हमेशा ओपन रखने जरूरी है, ठीक है। ज्यादातर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के वैसे अभी भी पब्लिक डैशबोर्ड्स हैं, ठीक है। तो कई बार इमेज फाइल में है, कई पीडीएफ फॉर्मेट में देते हैं और ये अपने आप में इसलिए प्रॉब्लम हो जाती है। यहाँ पे एक सिंप्लीफाइड मैनर में एक साथ डेटाबेस शो किया जाएगा ताकि सबके काम आ सके, पॉलिसी मेकर, ब्यूरोक्रेट्स, रिसर्चर्स, इनोवेटर्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सबके काम आ जाए। क्लियर है? तो इसे याद रखना, ये इस चीज के काम है, ठीक है। ऐसे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर क्वेश्चन आते रहते हैं, तो ये चीज। कोई भी डाउट? तो ये थे ये